नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस भारत के यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी हिस्टोरिक सीरीज ऑप्शनल क्वेश्चन चल रही है जो कि हमारे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंक और यूपीपीओ और डीएसएसबी हाल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर सी प्लेटो या ऑप्शन नंबर डी सुकरात। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये हेरोडोटस की पिक्चर है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित पुस्तक कौन सी है? प्राचीन भारत यानी इनसे भारत के इतिहास से संबंधित कौन सी पुस्तक है? नंबर 1 इंडिका, नंबर 2 अर्थशास्त्र, नंबर 3 हर्षचरित, नंबर 4 अकबरनामा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडिका। भारत प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित पुस्तक इंडिका है। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। वे सेल्यूकस के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सेल्यूकस यानी कि सिकंदर। यह पुस्तक प्राचीन भारत के मौर्य काल के इतिहास, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य विकल्पों की जानकारी जैसे अर्थशास्त्र हमारे चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी। ये मुख्य रूप से राजनीति पर थी। हर्षचरित ये बाणभट्ट द्वारा हर्षवर्धन के समय में लिखी गई थी। और नंबर डी अकबरनामा ये अफजुल फजल द्वारा लिखी गई थी जो कि मुगल काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? नंबर ए कठोर वर्ण व्यवस्था प्रणाली थी या ऑप्शन नंबर बी समतामूलक और समानता वाली थी, ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः मात्र सत्तात्मक थी या ऑप्शन नंबर डी केवल पुजारी वर्ग द्वारा शासित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः मात्र सत्तात्मक थी। यानी मात्र सत्तात्मक यानी कि परिवार की मुखिया, हड़प्पा सभ्यता का परिवार की मुखिया माता को माना जाता था, इसलिए यह सामाजिक व्यवस्था पूर्णतः मात्र सत्तात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन नंबर ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। अश्वमेध एक यज्ञ होता है, इसकी जानकारी थी। या ऑप्शन नंबर बी गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन नंबर सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, पशुपति शिव। ऑप्शन नंबर डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए चौड़ी व सीधी थी, ऑप्शन नंबर डी फिसलन वाली थी, ऑप्शन नंबर सी तंग मैली थी, ऑप्शन नंबर डी तंग व टेढ़ी थी। यह एसएससी स्नातक परीक्षा की 2001 का क्वेश्चन है। 2001 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां चौड़ी व सीधी थी। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण थे, ऑप्शन नंबर बी शहरी थे, या ऑप्शन नंबर सी या व्यापारी या खाना बदोश थे, ऑप्शन नंबर डी जनजातीय थे। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण थे। यानी हड़प्पा सभ्यता पूरी ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में किस नदी के किनारे पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए रावी, ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी के पास, या ऑप्शन नंबर सी ब्यास नदी के तट पर, या ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी के तट पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रावी नदी के तट पर। यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो खंडर निम्नलिखित में से रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 9, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, ऑप्शन नंबर ए मुद्राएं, ऑप्शन नंबर बी कांसे के औजार, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी
ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक परीक्षा के 2019 का क्वेश्चन है, ये मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। हड़प्पा वासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक व आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में कौन से थे? मिट्टी के बर्तन, नंबर बी मुद्राएं, नंबर सी नॉर्वे, या नंबर डी मकान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्राएं। ऑप्शन नंबर 11, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग की, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण युग की, ऑप्शन नंबर सी पुरापाषाण युग की, या ऑप्शन नंबर डी लौह युग की। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। किसकी थी बच्चों? कांस्य युग की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था, या पशुपालन करना था, शिकार करना था, व कृषि करना था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना भी था, पशुपालन भी था, शिकार वो इतना करते नहीं, सबसे ज्यादा मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल थी, ऑप्शन नंबर बी खरोष्टी थी, ऑप्शन नंबर सी अज्ञात थी, या ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन नंबर सी अज्ञात थी, क्योंकि अभी इसको हम पढ़ाया नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर डी अज्ञात थी। अपवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर 14, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? ऑप्शन नंबर है मिस्त्री सभ्यता के लोगों ने, ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, या ऑप्शन नंबर डी चीनी सभ्यता के लोगों ने, या ऑप्शन नंबर डी मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने। इसका होता है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र को इंग्लिश में मतलब क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम निर्माण सबसे पहले किन सभ्यता द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी सिंधु सभ्यता के लोगों ने अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किया था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15, पैमाने की खोज ने सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी चन्नू, या ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ पे इसकी खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किस मूर्ति थी? ऑप्शन नंबर ए नटराज की मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी नृत्य करती हुई बालिका, या ऑप्शन नंबर सी बुद्ध, या ऑप्शन नंबर डी नरसिम्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्वान है? कालीबंगा किस प्रदेश में विद्वान है? ऑप्शन नंबर ए सिंध प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सिंध प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो कालीबंगा में काली चूड़ियां कांच की मिली है, ये किस प्रदेश में विद्यमान है? तो इसका नंबर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर डी आर डी बैनर्जी, या ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दयाराम रानी। इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी लोथल, या ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है? नंबर ए भैंस, ये भैंस हो गया, सॉरी दोस्तों ये भैंस है। ऑप्शन नंबर बी गाय, ये ऑप्शन नंबर सी भेड़, ये ऑप्शन नंबर डी सुअर। तो पालतू जानवर से विद्यमान नहीं था सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में, नंबर ए, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गाय। गाय टेराकोटा में विद्यमान नहीं है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस धातु, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, या ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, या ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, या ऑप्शन नंबर डी सामवेद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 22, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? वैदिक गणित। ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण, या ऑप्शन नंबर डी सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शिल्प सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शन नंबर ए जौ व चावल, ऑप्शन नंबर बी चावल और दालें, ऑप्शन नंबर डी दूध तथा इसके उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी सब्जियां व फल। तो इसका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वैदिक आर्यों का सबसे प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में से लाया गया था? यह प्रयोग में से है। क्वेश्चन नंबर ए जौ, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी राई, ऑप्शन नंबर सी जेई, या ऑप्शन नंबर डी गेहूं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जौ। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाने वाला जौ की खेती है। क्वेश्चन नंबर 25, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी सोना, या ऑप्शन नंबर डी तांबा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तांबा। वैदिक द्वारा सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया था। आर्य व आर्यों के पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन नंबर ए उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर बी वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, या ऑप्शन नंबर सी वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, या ऑप्शन नंबर डी उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर्यों को पूर्व के साथ अपने संघर्ष में थे, इसलिए सफल हुए क्योंकि वे घोड़ा चलाने जानते थे। वो घोड़ा चलाने के साथ साथ वे रथों का प्रयोग भी करते थे, इसीलिए आर्य से पूर्व जितने भी संस्कृति आई है सब सफल हुई। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन नंबर ए जौ का था, ऑप्शन नंबर बी चावल का भी था, ऑप्शन नंबर सी गेहूं का भी था, ऑप्शन नंबर डी तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का कोई ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 28, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऑप्शन नंबर बी गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और संन्यास। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास व गृहस्थ, या ऑप्शन नंबर डी गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ या ब्रह्मचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य सभ्यता के मनुष्य के जीवन की आयु के अनुसार आरोही क्रम यानी कि बढ़ते बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आर्यों के अनुसार मनुष्य के जीवन को पहले गृहस्थ होना चाहिए, उसके बाद वह ब्रह्मचार्य होना चाहिए,
उसके पास जो है ब्रह्मप्रस्थ, उसके पास उसे संन्यास ले लेना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए, वे संस्कृत बोला करते थे। या क्वेश्चन नंबर बी, वे घुड़सवारी क्या करते थे। या क्वेश्चन नंबर सी, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे। या ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आर्य सभ्यता नगरों में निवास नहीं करती थी, वे पूर्ण रूप से ग्रामीण ग्रामीण सभ्यता थी। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन नंबर शिक्षा पर। या ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय पर। या ऑप्शन नंबर सी जन्म पर। या ऑप्शन नंबर डी प्रतिभा पर। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। जो जैसा काम करता था उसके हिसाब से उसकी वर्ण व्यवस्था बना दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, व्यवसाय पर। क्वेश्चन नंबर 31, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे तथा वे इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। ऑप्शन नंबर बी, अधिकांश युद्ध गांव के लिए लड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी, पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी ना कि जमीन। या ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऋग्वेद में गायों के अनेक संदर्भ पाए गए। अधिकांश युद्ध जो है गायों के लिए ही लड़े जाते थे। पहले शादी होती थी तो गाय दी जाती थी, ये लड़के पक्ष को गाय देता था। यानी सर जितना भी पहले लड़ाइयाँ वैदिक 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 सभ्यता में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं गायों के लिए हुई। और नंबर सी, पुरोहितों यानी कि पुजारियों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी ना कि जमीन। यानी उपहार में भी पहले लोग गाय देते थे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, आर्य को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन नंबर सर विलियम जोन्स थे। या ऑप्शन नंबर सी डी बी सॉरी ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलर। या ऑप्शन नंबर सी एच एस विल्सन। या ऑप्शन नंबर डी जनरल कनिंगम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स म्यूलर। आर्य को एक जाति कहने वाला जो यूरोपियन था उसका नाम था मैक्स म्यूलर। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33, विचित्र गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद से। या ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद से। या ऑप्शन नंबर डी सामवेद से। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर है ऋग्वेद से। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से पढ़ना बच्चों। ऑप्शन नंबर बी भगवद गीता से। या ऑप्शन नंबर डी मत्स्य पुराण से। या ऑप्शन नंबर डी इज द मुंडकोपनिषद से। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? नंबर ए मुद्दान यानी पॉटरी। नंबर बी बड़ाईगिरी, इसको बंद थोड़ा रोक दो। ऑप्शन नंबर सी लोहार यानी कि लोहारगिरी। या ऑप्शन नंबर डी आभूषण। तो निम्नलिखित में से दस्तकारी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द लोहारगिरी, यानी कि आर्य द्वारा व्यवहार में लोहारगिरी नहीं लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए यजमान। ऑप्शन नंबर बी अथर्ववर्ण। ऑप्शन नंबर सी श्रमण श्रमण। या ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रमण, यानी कि
उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक जो होते थे उनको श्रमण कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि 37, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, या सामवेद की संहिता में, या अथर्ववेद की संहिता में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद की संहिता में, क्योंकि भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद से ही हुआ था। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, वैदिक सभ्यता में समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर है राज्य, ऑप्शन नंबर बी कुल, या ऑप्शन नंबर सी जन, या ऑप्शन नंबर डी ग्राम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द कुल इज द करेक्ट आंसर, यानी कि वैदिक सभ्यता में समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कुल को मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, ऋग्वेदिक काल में मुख्य देवता कौन थे? क्वेश्चन नंबर ए इंद्र, क्वेश्चन नंबर बी अग्नि, या क्वेश्चन नंबर सी वरुण, या क्वेश्चन नंबर डी विष्णु। तो ऋग्वेदिक काल में मुख्य देवता अग्नि थे, यानी क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? नंबर ए बहुत खराब, कोई अधिकार नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी अपेक्षाकृत अच्छी शिक्षा व्यवहार में अधिकार थे। ऑप्शन नंबर सी केवल घरेलू काम तक सीमित थे, या ऑप्शन नंबर डी पुजारी बन सकती थी लेकिन राजा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेदिक में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी, शिक्षा और विवाह में अधिकार थे। तो थैंक यू दोस्तों, आज की ये वीडियो समाप्त हो रही है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने